तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अभिनव हमारे साथ जुड़ गए, फिजिशियन है। इसके अलावा डॉक्टर साक्षी भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज हरियाणा पे बहुत स्वागत है। आज शुरुआत में डॉक्टर अभिनव आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बदलाव देखने को मिला है, परिस्थितियों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सही बात है मैम। बिल्कुल खतरा बिल्कुल नहीं टला है। परिस्थितियों में सुधार है। अब केसेस नहीं आ रहे हैं, लोग बहुत रिलैक्स हैं। बाजारों में अब रौनक का माहौल है। तो इस बीच में ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि खतरा नहीं टला है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम तरीके की जो सुविधाएं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ख्याल भी यहाँ पर पूरी तरीके से रखा जाए। डॉक्टर साक्षी, आप यहाँ से क्या टिप्स दर्शकों को देना चाहेंगे? हेलो। मैं जो ध्यान है वो मानसिक समस्याओं की तरफ थोड़ा लेना चाहूंगी दर्शकों का, कि कोविड-19 के दौरान मानसिक समस्याएं भी बहुत उभर के आई हैं। तो इसके काफी कारण भी रहे हैं, जैसे कि सोशल आइसोलेशन लोगों में पाया गया है। क्वारंटाइन के दौरान लोगों ने स्टिग्मा भी काफी फील किया, और काफी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के इस दौरान शिकार हुए हैं। तो हमें जो है लोगों को ये मैसेज भी देना है कि मानसिक जो हालात हैं लोगों के, वो सामने आए कि हम कितने मेंटली स्ट्रांग हैं। तो उससे रिलेटेड भी हमें मेजर्स लेने चाहिए। हेलो। यहाँ पर टिप्स दिए हैं। आई होप कि हमारे दर्शकों ने ध्यान से उसे सुना भी होगा, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स की सलाह कम से कम मानी जाए। डॉक्टर अभिनव, हालांकि तीसरी लहर को लेकर कोई भी नहीं चाहता कि तस्वीर देखने को मिले, लेकिन लगातार वैज्ञानिकों द्वारा वक्त वक्त पर लोगों को ये चेताया गया है कि तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में एक बार फिर से लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। कितना गंभीर इसको आप देख रहे हैं? ज्यादा गंभीर समस्या है। हमारे देश में अभी 1 करोड़ के करीब हमने वैक्सीनेशन कर दी है, लेकिन ये आंकड़े में 1 करोड़ है। हमको ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ सिंगल डोज है। यूके में सिंगल डोज के बावजूद भी तीसरी लहर आई थी। जी। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक टीका आपको बहुत अच्छी सुरक्षा नहीं देगा। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन जिनके भी सेकंड डोज जो है वो सेकंड डोज जरूर लें। और अपनी जो जितनी भी लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, जो लंबी बीमारियां हैं, बीपी है, डायबिटीज है, सीकेडी है, उन सबको कंट्रोल करें, उनका नियमित तौर पे उनका इलाज लें। और उनको वेल कंट्रोल रखें अपने डॉक्टर की सलाह से, ताकि इन्फेक्शन लड़ने में मदद मिले। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जिस तरीके से मौसमी बीमारियों का संक्रमण भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में मामूली सा बुखार भी हो जा रहा है तो लोग डर जा रहे हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि क्या क्या कोविड का टेस्ट करवाया जाए बुखार को लेकर। मैम, आजकल डेंगू के और वायरल फीवर के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और ये दोनों ही बीमारियां बुखार के साथ शुरू होती हैं। वायरल के फीवर के साथ कफ भी लोग, काफी लोग खांसी खांसी की भी समस्या बता रहे हैं। जी। इन सब में जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कोविड से। अच्छी बात देखने को ये मिली है कि निमोनिया का कोई भी केस देखने को नहीं मिला। तो ये कोविड तो नहीं है ये केसेस जो आजकल है, लेकिन फिर भी सतर्कता इसी में है कि टेस्ट टाइम से करवाए जाए। जी, बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट आप करवाएं। वायरल चूंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हर बीमारी का अपना एक इलाज है। डॉक्टर साक्षी, जिस तरीके से न सिर्फ फिजिकली हमने लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हुए देखा है, तो वहीं मेंटली भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो सिर्फ शारीरिक बीमारी ही इंसान को नहीं तोड़ रही है, बल्कि मानसिक तौर पर भी इंसान टूट रहा है। उसको लेकर क्या करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, कोविड-19 ने बिल्कुल दर्शा दिया है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, और हमें इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, जब एक अनसर्टेनिटी थी कि अचानक से बीमारी आ गई, लोगों के प्रिपरेशन नहीं थी, अचानक से इतना बीमारी फैल गई कि लॉकडाउन अनाउंस करना पड़ा। तब लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिनकी जॉब भी लॉस हुई, काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, कई लोगों की बीमारी वजह से डेथ हुई। तो काफी कारण थे जिस वजह से लोग स्ट्रेस में थे। बट अब हम सब इन लक्षणों से वाकिफ हैं कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब सीरियस लक्षण आने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमें वेल प्रिपेयर्डनेस ही इन सब लक्षणों से बचा सकती है। डरने की बजाय हमें चाहिए कि हम वेल प्रिपेयर्ड रहें, कि हमें डॉक्टर से सलाह कब लेनी है, और अपने जो जनरल मेजर्स हैं उनको टाइमली फॉलो करें।
बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से मैम आपको उसको देख रही हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बात करना नहीं चाहते हैं, परिवार वालों तक से वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जो मानसिक स्थिति हमने लोगों की देखी, फिर चाहे वो मरीज़ हो या फिर नहीं भी हो, तो भी मानसिक रूप से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोग बात नहीं करते, उसको लेकर सजेशन आप क्या देना उनको चाहेंगी? या फिर अ, खुद ही हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल देखो मानसिक बीमारियों के लिए स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ही लोगों ने फेस किया है। लोग कभी भी खुलकर इसके बारे में बताना नहीं चाहते। जब शारीरिक बीमारी की बात आती है तो लोग अपने आप जागरूक इतने होते हैं कि हम टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर से मिल लेते हैं। बट जैसे ही लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी है, उदासी रहती है, नींद नहीं आती, तब लोग घबरा ज़्यादा जाते हैं और डॉक्टर से मिलने में भी घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमें मानसिक बीमारी हो गई है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें मानसिक हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, बल्कि वो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम मानसिक रूप से जागरूक होंगे, मानसिक स्थिति हमारी सही होगी, तभी हम काम भी कर पाएँगे और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख पाएँगे। तो कोरोना की वजह से जो डर और भय लोगों में फैला हुआ है, जिनको बीमारी हो चुकी है, उनमें ये फ्लैशबैक्स हैं कि हमें दोबारा ना हो जाए या हमारे लव्ड वन्स को बीमारी ना हो जाए, तो इस तरीके के डर हैं। जो जिन लोगों को 6 महीने पहले भी कोविड हुआ था, उनके नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं कि हमें यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है और एक्चुअली वो घबराहट के कारण हैं, जो लक्षण हैं। तो उनकी मानसिक उसमें डर इतना बैठा हुआ है कि वो लक्षण फिजिकल लक्षणों के रूप में आ रहा है। तो हमें खुलकर साइकियाट्रिस्ट की इसमें सलाह लेनी चाहिए, अपने लक्षणों के लिए बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर वालों से कम ये इश्यू को हम एड्रेस करें और जितना हो सके लोगों से इसको लेकर बात करें। डॉक्टर अभिनव, खान-पान एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने आप को स्वस्थ रखने का, एक स्वस्थ शरीर होने का। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़र रहा है, एक बार फिर से लोग लापरवाह हो रहे हैं, न सिर्फ गाइडलाइंस को लेकर बल्कि अपने खान-पान को भी लेकर। लेकिन अब चूँकि परिस्थितियाँ नॉर्मल हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, हम ये भी खा सकते हैं, काढ़ा पीना लोगों ने बंद कर दिया। बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिड्यूस्ड डाइट के दौरान की जा रही हैं। आप उसको लेकर सजेशंस क्या देना चाहेंगे कि कौन-सी वो चीज़ें कम से कम इनको तो कम से कम डाइट से फिलहाल रिड्यूस ना किया जाए? दो दो बहुत सिंपल चीजें हैं, एक बैलेंस डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। ये दो बहुत बेसिक चीजें हैं जिनके जिनके बारे में लोग बहुत जागरूक हो गए थे और अब धीरे धीरे इन चीजों को, जैसे कोविड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ रहे हैं, वैसे ही इन चीजों को भी छोड़ रहे हैं। वही अगेन सेम रीजन की फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोग बाहर मार्केट्स में जा रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं। बैलेंस डाइट जिसमें जितना एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, एक हाँ। निश्चित मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में फैट होना चाहिए, वो सब चीजें लोगों ने तोड़ दी है। विटामिन सी है, मिनरल्स हैं जो एक बहुत अच्छी मात्रा में लोगों ने लेने शुरू कर दिए थे, वो सारी आदतें भी अब धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं। अगर हम जिन चीजों को एक लाइफस्टाइल के रूप में अपनाएंगे तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर चीज रहेगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बना लिया जाए। ये सोच के ना कम से कम खाया पिया जाए कि अभी बीमार हैं, तो आज अच्छी डाइट लेनी है और कल ठीक हो जाएँगे, तो एक बार फिर से हम अपनी नॉर्मल डाइट पर आ जाएँगे, रूटीन लाइफ़ पर आ जाएँगे। इन सबके बीच दर्शकों से दरख्वास्त है कि फ़ोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और आप उन्हें डायल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी समस्या कोरोना से संबंधित है, मौसमी बीमारियों से संबंधित है या फिर वैक्सीनेशन को लेकर है, आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो सीधे आपके तमाम सवालों का जवाब देगा। डॉक्टर साक्षी, वैक्सीन को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां हमने देखी हैं। अभी भ्रांति ये भी सामने आ रही है कि दोनों डोजेस के बाद पावर बूस्टर डोज भी लगेगी, उसको लेकर भी लोग अभी जो है दोनों डोज लेने तक को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश में लोग ऐसे जिनको दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगी है। पावर बूस्टर को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसको थोड़ा सा साफ कीजिए मैम। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि इससे बुखार से भी लोग डर रहे हैं कि इससे बुखार आएगा, स्किन रिएक्शंस होंगी, एलर्जीज हो सकती हैं। जो लोग दमे के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी किसी ना किसी शुगर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उन लोगों में भ्रांतियां हैं कि हमें ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो 2 डोज़ेज़ भी काफ़ी हद तक काफ़ी ग्रामीण इलाकों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज़ लगने के बाद सेकंड डोज़ के लिए भी लोगों में डर है कि हमें ये नहीं लगवानी चाहिए। और दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर भी काफ़ी भ्रांतियाँ हैं कि हमें कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है या कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, दूसरी वैक्सीन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस कन्फ्यूज़न को लेके भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। और जो बुखार आता है, स्किन एलर्जी रिएक्शंस आती हैं, अगर किसी और की वजह किसी और कारण की वजह से आती हैं, तो लोग इसको वैक्सीन से जोड़ के देख रहे हैं, तो इसलिए लोग लगाना नहीं चाहते। पावर बूस्टर ऑब्वियसली मैं कहना चाहूंगी कि 2 डोजेस के बाद जैसे भी सरकार नियम बताती है कि पावर बूस्टर से
अगर हेल्थ इफेक्ट्स अच्छे होते हैं तो वो भी हमें लगवाना चाहिए, इन सब भ्रांतियों से बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पावर ज़रूरी है। बूस्टर का पावर बूस्टर का जो है वो अब तक उस पे स्टडी बेसिस पे है, वो अब तक हाँ, एक्सपेरिमेंटल फेज में है कि पावर बूस्टर काम करेगी या नहीं। हाँ। वो डिपेंड करता है कि नए वेरिएंट्स कैसे आते हैं, वो ज्यादा डेंजरस तो नहीं आते, वो ज्यादा संक्रमित तो नहीं करते, वो ज्यादा हेल्थ को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते। अगर ऐसे कोई वेरिएंट्स आते हैं तो पावर बूस्टर की बात आएगी और उसके लिए सरकार की बाकायदा गाइडलाइंस आएंगी। हुँ। अभी तक की जो गाइडलाइंस हैं हमें एटलीस्ट उनको उनको पूरी तरह मानना चाहिए और अपनी 2 डोजेज जिसको भी जितनी जल्दी नोटिफाई हो रहा है वो अपनी 2 डोजेज जल्दी से पूरी करें। बिल्कुल, साथ ही डॉक्टर अभिनय ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि दोनों डोज़ जो हैं वो 6 महीने तक आने वाले समय में लगाने के बाद के अंतराल के बाद कारगर रहेंगी। उसको लेकर भी कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या 6 से 8 महीने बाद दोबारा से वैक्सीन लेनी होगी? नहीं मैम, इसका इसका अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है और ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं दोबारा यही कहूंगा, वो आने वाले वेरिएंट्स पे डिपेंड है, वो अभी स्टडीज पे डिपेंड है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। और जैसी भी आईसीएमआर गाइडलाइन आएंगी, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन आएंगी वो उसके हिसाब से आएंगी कि नए वेरिएंट्स कैसे आ रहे हैं। अभी तक के लिए 2 डोजेज हैं वो बहुत हैं, वो आपको काफी हद तक सेफ रखेंगी, सीवियर डिजीज से हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगी, वो हमें हर्ड इम्यूनिटी देंगी। अगर हर्ड इम्यूनिटी है तो संक्रमण रुक जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में उसका संक्रमण कम हो जाता है, रुक जाता है काफी हद तक। तो अगर उतना ही हो जाता है तो भी हम काफी हद तक चीजें अचीव कर लेंगे, अपनी काफी हद तक कंट्रोल अचीव कर लेंगे। तो अभी तक तो हम उसी पे ही रहते हैं, आगे जो गाइडलाइन आएंगी उसके हिसाब से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे दर्शक सुनील फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सुनील जी, आवाज़ आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया है। इस बीच आप सभी से दरख्वास्त है कि जब भी आप नंबर्स को डायल करें तो टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम कर लें, जिससे कि आपकी आवाज़ साफ हम तक पहुंच पाए। लगातार नंबर्स हम फ्लैश करें, डायल करके आप डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, उनसे अपना सवाल ले सकते हैं। डॉक्टर साक्षी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम सभी एक परिवार का जब हिस्सा होते हैं तो जिम्मेदारियाँ सभी के कंधों पर होती हैं। कोरोना काल के दौरान तो जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, सब हर कोई घर ही पर रह रहा था। महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों को बढ़ते हुए हमने देखा। और अगर महिला वर्किंग है तो जो मेंटल प्रेशर उस दौरान रहा वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिलहाल संतुलन उसमें देखने को मिल रहा है और आगे ये बना रहे, उसके लिए महिलाओं को स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है कि कोविड-19 के दौरान हर वर्ग के लोगों को समस्या हुई है, छोटे बच्चों को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा, कि सारे मेंबर्स फैमिली में एक साथ घर पे रहने लगे, तो उनके काम का प्रेशर बढ़ गया और वर्किंग फीमेल्स पे तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें संतुलन बनाने के लिए जो है लाइफस्टाइल चेंजेस ही अपनाने होंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे पहले जैसे दिन की शुरुआत हम योगा एंड एक्सरसाइज से करें। इससे जो भी हमारे दिन की नेगेटिव एनर्जी होती है और इससे मन खुश होता है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। जो भी छोटी-छोटी बातें जिन पे हमारा मन इतना उदास रह जाता है, तो वो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो दिन की शुरुआत मैं कहूँगी 15-20 मिनट निकाल के योगा और एक्सरसाइज से स्टार्ट करें और अपने रूटीन को टाइम के अकॉर्डिंग प्लान करें कि वर्क फ्रॉम होम है और घर का हाउस होल्ड वर्क भी है, तो शेयर करें चीज़ें, जितने मेंबर्स घर में हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, अपना काम शेयर कर सकते हैं। एक प्लान के अकॉर्डिंग, कि घर का काम भी है और ऑफिस वर्क भी है, एक टाइम प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम्म, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टाइम प्लान, एक शेड्यूल हमारा होना चाहिए, उसके तहत हम काम करते हैं और काम को बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो न सिर्फ खुश रहते हैं बल्कि स्वस्थ भी रहते हैं। डॉक्टर अभिनव, एक्सरसाइजेज हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और कोरोना काल में इस अहमियत को हमने समझा है। लेकिन अब चूंकि स्थिति सामान्य हो रही है, एक बार फिर से मैं कहूँगी कि लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं और एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं जो उस दौरान कर रहे थे, योगा, मेडिटेशन और तमाम तरह के एक्सरसाइजेज। लेकिन जो बेसिक एक्सरसाइजेज है जो हमेशा हमेशा हमें करनी चाहिए, फिर चाहे कोई बीमारी हो रहा है नहीं हो, उसको लेकर क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे? मैम इसमें देखो, एक्सरसाइजेज का कुछ नियम है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट की एक्सरसाइज प्रतिदिन हो और हफ्ते में कम से कम 5 दिन हो। हाँ, तो इसमें फिजिकल एक्सरसाइज है जिसमें आपकी एक निश्चित तौर पर हृदय गति बढ़नी चाहिए। अब इसमें बदलाव किस किस को करने हैं? जिनको लंबी बीमारियां हैं, जैसे जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या जिनको पहले दिल के दौरे पड़ चुके हैं, वो अपना हार्ट पे लोड नहीं ले सकते। जैसे सीकेडी के, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, रीनल फेलियर के, किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं,
उन लोगों को अपनी एक्सरसाइजेज थोड़ी ध्यान से करनी चाहिए। जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट है, फेफड़े से संबंधित जिनको पहले से बीमारियां हैं, लंबी सीओपीडी है, अस्थमा है, वो अगर अपनी एक्सरसाइजेज करें तो ग्रेडेड एक्सरसाइजेज करें, अपना पंप साथ रख के एक्सरसाइज करें। एक्सपो जो धूल है, मिट्टी है, धुआं है, ठंड है, इन सब का एक्सपोजर से बचें। तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो अपना नाक और मुंह कवर करके रखें, एक्सरसाइज करते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जो सबके लिए जरूरी है। उनमें से कुछ हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज, जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। ये एक्सरसाइज सबके लिए अच्छी है। जो भी बैठ के इनको कर सकते हैं वो बैठ के करें। स्पाइन में प्रॉब्लम है तो अलग बात है। और दूसरा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी अगेन, जैसे अर्थराइटिस के लोग हैं या फिर स्पाइन इंजरी के लोग, उनको थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए। अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस या ऑर्थोपेडिशियन की गाइडेंस के बाद ही उनको करना चाहिए। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो सबके लिए जरूरी है। मेडिटेशन के तरीके सीखने चाहिए, उनको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। और वो आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में किसी भी टाइम पे कर सकते हो। मेडिटेटिंग एक्सरसाइजेस सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो आपको फिजिकल वेलबींग में भी हेल्प करेंगे और आपकी मेंटल वेलबींग में भी हेल्प करेंगे। लेकिन डॉक्टर अभिनव, जब हम वर्किंग होते हैं, खासतौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने कोरोना के दौरान भी काम किया, और आज जब चीज़ें एक बार फिर से खुलने लगी, ऑफिसेस खुलने लगी हैं और हम वर्किंग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है फिजिकल एक्सरसाइज करने का। तो उस केस में भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हम सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बैठे बैठे भी कर सकते हैं? मैम, इसमें आपको 5 या 10 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तो निकालनी पड़ेगी। जैसे हम लोग भी जब कोविड ड्यूटीज में थे तो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे तक बिजी रहते थे। जी। उसके बाद बॉडी का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपका कुछ काम करने का या हेल्दी खाना खाने का मन नहीं करता। आपको चीजें गरिष्ठ भोजन चाहिए, आपको फास्ट फूड अच्छा लगेगा। इन चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है। हम लोग उसके बाद भी 10 मिनट या 15 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज का ध्यान रखते थे, और खासकर उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का। तो कोई हल्की 4 या 5 मिनट की स्किपिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, इस तरह की हल्की, या टेरेस पे वॉक कर सकते हैं, घर के आगे वॉक कर सकते हैं, अपने 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 परिवार वालों के साथ वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह के टाइम आपको हल्के फुल्के टाइम अलग से ही निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम एक्सरसाइजेस को ज़रूर देना होगा। न सिर्फ बीमारी से बचाने के लिए अच्छा है, बल्कि आपके ब्लड रेगुलेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर साक्षी, चूंकि एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, एट द सेम टाइम डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना पसंद करते नहीं हैं, उस केस में पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो कुछ ऐसे टिप्स आप उन अभिभावकों के लिए शेयर करना चाहेंगे ताकि आसान हो जाए कि बच्चे हेल्दी भी खाएं, बीमारियों से भी बचे रहें और खुश भी रहें? जी बिल्कुल, आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल हेल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, बट उन्हें किसी न किसी तरीके से तो हेल्दी फॉर्म ऑफ डाइट में लाना ही पड़ेगा। वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, जो बच्चों में एनर्जी काफ़ी होती है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डाइट से पहले उनकी एनर्जी को काफ़ी यूज़ करें, उनको प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। काफ़ी तरीके के 2 या 3 तरीके के पूरे दिन में आप गेम प्लान करके रखें, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में लगाएँ उनको, उनके साथ कैरम, लूडो, छोटी-छोटी एक्टिविटी प्लान करें जिससे कि उन्हें भूख भी लगे। क्योंकि बिना फिजिकल एक्टिविटी के वो भूख नहीं महसूस करेंगे। और जंक फूड, जो आप हेल्दी खाना है आप उसी को जंक फूड की तरह गार्निश करके भी घर में बना सकते हैं। यूट्यूब पे काफी वीडियोस आजकल आती हैं जिसमें कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को लेके हम बिल्कुल जंक फूड जैसा जो दिखता है गार्निश करके वैसा फूड बना सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनको मटेरियल तो नहीं पता होता है अंदर खाने में कौन सा यूज हो जी। रहा है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि उनको थोड़ा टेस्टी बनाकर उनको खिला सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो छोटी-छोटी ट्रिक्स है, कम से कम पेरेंट्स उसका इस्तेमाल करें, खासतौर पर महिलाएं जो माताएं हैं, कि जो हेल्दी फूड है उसको किसी न किसी रेसिपी में इन्वॉल्व कीजिए और बच्चों को ज़रूर खिलवाइए ताकि हेल्दी फूड का इंटेक वो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। साथ ही जिस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेकर भी सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी सवाल आपसे लूंगी। इस बीच हमारे दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया। आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा से कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अभिनव, जैसा कि डॉक्टर साक्षी बता रही थी कि बच्चों के लिए किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर खाने को प्रिपेयर कर सकते हैं और हेल्दी डाइट उनको दे सकते हैं, लेकिन युवाओं की मैं बात करना चाहूँगी, उनके लिए भी डाइट का, राइट डाइट का और हेल्दी डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगेन कामकाज पर जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा व्यस्त जिंदगी होने की वजह से वो ले नहीं पाते। तो उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे?
मैम हेल्दी डाइट के इसके इसके कुछ नियम हैं। जैसे हम लोग अपनी स्ट्रेसफुल जो लाइफ दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ है, जब भी स्ट्रेस स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी ज्यादा रहेंगे, और जी। बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं तो उस टाइम हमारा शरीर, हमारा मन कुछ हार्मोन्स की वजह से हमेशा गरिष्ठ भोजन की तरफ जाता है। जैसे अगर पूरे दिन 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे अगर आप ज्यादा काम करते हो तो उसके बाद आपका एक थाली सलाद खाने का मन नहीं करेगा, आपका पिज्जा खाने का मन करेगा, आपका बर्गर खाने का मन करेगा। वो सब स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से है। इसका तरीका ये है कि एक तो वर्क के बीच में छोटे छोटे गैप ले, 1 घंटे 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद आप 10-15 मिनट का रिफ्रेशमेंट गैप ले। और डॉक्टर अभिनव, माफ दूसरा कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। केसी मलिक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अपना सवाल पूछे जेसी मलिक साहब। हाँ जी, डॉक्टर अनुभव से मुझे पूछना है जी। कि अप्रैल में मेरे लड़के को कोरोना हुआ था, पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट था, तो अब उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई थी, तो अब कब वैक्सीनेशन करवानी चाहिए उनको? अभी तक उसके बाद करवाई सर नहीं है। आप जब कोरोना ठीक हुआ था सर, उसके 1.5 से 3 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते थे, तो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट राइट टाइम है। आप जितना जल्दी हो सके उसकी वैक्सीनेशन कराइए। कल ही टाइम लीजिए और कल ही वैक्सीनेशन लीजिए उनकी फर्स्ट डोज। जेसी मलिक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से डाउट बना हुआ, उसको लेकर भी सवाल लूंगी, लेकिन डॉक्टर अभिनव, आप डाइट को लेकर टिप्स शेयर कर रहे थे। हाँ, तो हम थे इसकी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हमेशा हमारा मन जाता है गरिष्ठ भोजन की तरफ। हमें हाँ। पिज्जा बर्गर्स और जितनी भी घी वाली और मीठी चीजें हैं हमें सब वो पसंद आती है। तो इसको तोड़ने का तरीका एक ये था कि हम लोग हर कुछ टाइम के बाद गैप लें, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद एक छोटा सा पावर नैप लें या एक ब्रेक लें, एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक लें, और बीच बीच में कुछ खाते रहें। हर दो जी। 2.5 घंटे के बाद हमारे पास कुछ छोटे मोटे सैलेड्स हो सकते हैं, बीच में एक फ्रूट हो सकता है या फिर भुने हुए चने हो सकते हैं। इस तरह की लो कैलोरी हाई वॉल्यूम चीजें जो हैं हम इनको बीच में कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब तक हमारी ड्यूटी खत्म होगी तब तक हम पूरी तरह भूखे नहीं होंगे, हमारे हमको थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी और बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से हम ज्यादा हैवी चीजों की तरफ, हमारा खाने की जो पिज्जा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। और ये हमको बचाएगा जंक फूड खाने से या ओवर ईटिंग करने से जी या हाई कैलोरी डाइट खाने से। तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्रेविंग भी आपकी सेटिस्फाई हो और आप हेल्दी भी खा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर अभिनव, चूंकि बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज अब लग सकती है, जो कि एक अच्छी खुशखबरी है हमारे देशवासियों के लिए। लेकिन इसके प्रोस कॉन्स क्या हो सकते हैं? प्रिकॉशंस लोगों को क्या कुछ रखने चाहिए इस दौरान, क्योंकि बच्चों का मामला है, उसको लेकर थोड़ा विस्तार से जानकारी दर्शकों को दीजिए। मैम बहुत ज्यादा इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमें बस ये होगा कि वैक्सीन के 24-48 घंटे तक हल्का बुखार रहेगा, पहले दिन 24 घंटे बुखार रह सकता है। उसमें ये है कि छोटे बच्चों को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम प्रोफाइलेक्टिकली पैरासीटामोल ले सकते हैं एज एडवाइज्ड बाय आवर पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन। और इसके अलावा तो जो बड़े बच्चे हैं, 16 साल 14 साल 16 साल से बड़े बच्चे हैं, वो तो बड़े आसानी से वैक्सीन ले सकते हैं और उस चीज को समझ भी सकते हैं। इसके लिए ये जो जिन भी बच्चों का, जैसे बड़ों में हमने कहा था कि जिनको भी लंबी बीमारियां हैं, 65 अबव हैं, जो डायबिटिक हैं, जो सीकेडी हैं, जो सीसीएफ हैं, उन सबको वैक्सीन पहले लेनी चाहिए। मैं बच्चों में भी यही चीज सजेस्ट करूंगा। जिन भी बच्चों को क्रोनिक डिजीजेज हैं, जिनको हीमोफीलियाज है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पहले से, आईटीपी है, जिनको किडनी डिजीज है, जो ट्रांसप्लांट के या तो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं या ट्रांसप्लांट उनका होना है, आगे होना है, या जो जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, उन सब बच्चों को जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लेनी चाहिए, और खासकर वो बच्चे अगर अभी स्कूल भी जा रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता देश में हो गई है, लेकिन सावधानियां जो हैं वो थोड़ी सी बरतनी होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साक्षी, बात बुजुर्गों की भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि न सिर्फ फिजिकली हेल्थ रहा जाए, इस एज में आकर मेंटली भी हेल्थी रहा जाए। ऐसे में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़े बुजुर्ग घर के घबरा जाते हैं, और जब उन्हें खुद को जकड़ती है बीमारी तो बहुत ज़्यादा मानसिक जो उनका स्वास्थ्य है वो उनको सहायता करता नहीं है। ऐसे में वो लोग क्या करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, जो कोविड-19 के लक्षण हैं वो एल्डरली एज ग्रुप में ही ज़्यादा देखे गए हैं। इस दौरान काफ़ी बुजुर्गों की मृत्यु भी हुई है। तो जो उनमें पैनिक भी जल्दी क्रिएट होता है। कई लोगों के पास जो ऐसे एल्डरली कपल्स हैं जिनके पास अभी बच्चे रह नहीं रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं, लोनलीनेस और सैडनेस इस एज ग्रुप में वैसे भी रहती है। जो लोग रिटायर्ड हैं, दे एल्डरली एक ऐसा ग्रुप है जो ऑलरेडी एट रिस्क ग्रुप है।
डिप्रेशन एंड सैडनेस के लिए। बट कोविड 19 की वजह से ये लक्षण और भी काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि उनमें अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, बीमारी को लेके लक्षण नहीं पता। जब भी वो मीडिया या न्यूज या सोशल मीडिया या लोगों में जहाँ पे भी देखते हैं, तो इस चीज को लेके हैवक है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या लक्षण है और हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिक जो मेजर्स रहेंगे वो हर एज ग्रुप के लिए यही रहेंगे कि हमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के साथ अपना डे स्टार्ट करना है। योगा एंड एक्सरसाइजेस इसमें भी बेस्ट रहेंगे। अपनी स्लीप का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, और जो भी मेडिकेशन जो यूजुअली इस एज ग्रुप में कोमोर्बिड बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जिन भी बीमारियों की दवाइयां वो ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको वो टाइम से लेनी है। तो अपना शेड्यूल बना के रखना है। जैसे कि अब यूजुअली एल्डरली कपल्स घर पे ही रहते हैं, बट घर पे भी वो काफी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि लेटे ना रहें, थोड़े सॉन्ग सुन ले, म्यूजिक बनाएं, कुछ कथा, भागवत कथा, जो ऐसी चीजें देखें जिनसे कि मन रिलैक्स होता है। और जो स्क्रीन टाइम है वो बुजुर्गों को भी लिमिट करना चाहिए कि कोविड 19 की न्यूज जो है वो लगातार ना देखें। किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से, जो फैमिली मेंबर है, उन्हीं से वो सारी डिटेल्स लें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। खुद जो है वो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो तमाम पॉइंटर्स हैं, लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो अगर संक्रमित भी कोरोना के दौरान हो रहे थे, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी हुए, अब जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो वैक्सीन लगाने से थोड़ा बच रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों में अक्सर थोड़ी गंभीर बीमारियां देखी जाती हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है और वो लोग वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं मैम। नहीं, जो जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, जैसे कि कैंसर है या ट्रांसप्लांट होना है या ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, शुगर है, जैसे कि डॉक्टर अबना ने बताया, इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि जो वैक्सीन के थ्रू है एंटीबॉडीज उनमें जाए और उनको इम्यूनिटी मिले।